अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं बुसरतुल्लाह खान और आज है जुमा, जिसका मतलब है कि आज आपका दिन है, कॉलर्स डे है। फ़ोन नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं एक बार दोहरा भी देता हूं 021-3233-0923 28 और 30। और जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आज कॉलर्स डे है, तो हमारा पहला कॉलर कौन हो सकता है? बुसरतुल्लाह खान साहब, आप गेस करना चाहेंगे? आपको तो पहले से ही पता है, प्रिटेंड करें, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। कामरान अली नवाब शाही। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सख्त महंगा है आजकल आटा, तुम कहो हम गरीब क्या खाएं, बेनियाजी से कह गए इतना, आप बिस्किट से शौक फरमाएं। वाह सही है, सही है। और सुनाए सर। निगरां हुकूमत को एक छोटी सी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं सजेशन देना चाहूंगा। जी, निगरां हुकूमत आ गई है? नहीं, जब आने वाली निगरां हुकूमत जी, तो उसके लिए सजेशन ये है कि ये जो करप्ट अशराफिया है, इसके लिए कम से कम एक ऐसा हॉस्पिटल जरूर बनाए हाँ, कि वो उसमें अपना इलाज करवा सकें। और दूसरा ये है कि इमरान खान से भी एक गुजारिश है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो उन्होंने जिस्मानी नशोनुमा पे भी तो काफी काम किया, पार्लियामेंटेरियंस की, अब थोड़ा ज़हनी नशोनुमा पे भी काम करें। ठीक है सर, मैसेज कन्वे हो जाएगा। वैसे उस अस्पताल का नाम पाकिस्तानी है। बहरहाल अगले कॉलर है हमारे शहजाद रियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। सर मैं प्रोग्राम की टाइम से 15 मिनट पहले से कॉल मिला के होल्ड पे था क्योंकि सर आप लोगों की प्रोग्राम की डिमांड इतनी है कि कॉल बड़ी मुश्किल से नहीं सर, आपकी मेहरबानी है सर। अच्छा सर, एक छोटी सी अर्ज करनी है। कल कोई बहुत प्यारी बात हो रही थी कि अदलिया ने कहा कि सियासतदान अपने मसले खुद हल करें, तो मे बी हमें ऊपर इतना बर्डन ना हो जी। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी अगर गलत हो तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि कुछ टाइम पहले अभी एक मसला आया था जिसमें नवाज शरीफ ने अब पार्लियामेंट से जो है ना सदर बनने के लिए शायद कोई वोट किया था कि वो सदर बन सकते हैं, जिसको फिर अदलिया ने चैलेंज कर दिया कि नहीं रह सकते जो नाअहल हो जाते हैं। पार्टी के सदर, पार्टी के सदर अमेंडमेंट्स में जी सर जी। आप मतलब सॉरी, मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया। मैं ख्याल था आपका मतलब था पाकिस्तान का सदर, आपकी मुराद है पार्टी के सदर, पार्टी सदर जैसे। जी 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 बिल्कुल ठीक है जी। अक्सरियत की उनकी जमात के पास में मेरा ताल्लुक नहीं नून से, मैं जनरल एक मैं अपनी उसके लिए बात करना चाहता हूँ। जी जी। तो जब उनको पार्लियामेंट के मेंबरान ने मुंतखब किया कि वो बन सकते हैं, तो उसके बाद अदलिया ने उस पर कदगन लगाई और उनको मतलब रोक दिया उस चीज से। तो जब सियासतदान पार्लियामेंट में अगर कोई भी नुमाइंदगी रखते हैं, मेजोरिटी रखते हैं, अगर वो अमेंडमेंट करते हैं और अदलिया उस पर सुमोटो लेती है, तो सर फिर कैसे बैलेंस बनेगा पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान? नंबर एक सर। ठीक। और सर दूसरी एक रिक्वेस्ट और एक मसला है सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अरसे से जो लोग धक्के खा रहे हैं, जिनको 2013 की गवर्नमेंट में रखा गया था, तो सर उसमें ये है कि अभी तक उनको सैलरीज नहीं मिली हैं। और मैंने ये देखा है वफाकी हुकूमत बहुत सी चीज़ों में बहुत एफिशिएंट है, इन्वॉल्व होकर सिंध गवर्नमेंट के इशूज़ में उन्होंने मतलब हेल्प की है, जैसे कि इलेक्ट्रिक के मामले में उन्होंने बैठ के सालिसी का किरदार अदा किया है। तो सर ये जो बेचारे टीचर्स हैं, 5 साल से गरीब लोग धक्के खा रहे हैं सर, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या सर यहाँ हर चीज का हक लेने के लिए एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा? तो सर शहजाद साहब एक बात बताइए, ये आप क्या कह रहे हैं कि जब से ये टीचर अपॉइंट हुए इन्हें तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, कह रहे हैं आप? सर 2013 में जो टीचर भर्ती किए गए थे, 8 साल से तनख्वाह नहीं मिली, आप ये कह रहे हैं? 5 जी सर। और प्रेस 5 साल से आप प्लीज 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली, आप ये कह रहे हैं? उनकी ना जॉब्स एक्सेप्ट करें, ना उनको सर सैलरीज दे रहे हैं। ये बताएं, गवर्नमेंट ने अगर उनको अपॉइंट किया, उनका आप कह रहे हैं 5 साल से उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिली? नो सर, नहीं मिली सर। और वो जॉब कर रहे हैं सर, वो जॉब्स पे जा रहे थे, फिर उन्हें रोक दिया गया, जनाब आपका डिसीजन जब होगा तो फिर हम आपको बुला लेंगे। तो वो जॉब पे तो नहीं है ना सर? तो सर जॉब पे तो वो खुद से तो जबरदस्ती नहीं जा सकते ना, जब उनको अपॉइंटमेंट के बाद मना कर दी। 1 साल तक उन्होंने जॉब दी है। अच्छा, 1 साल तक लोग ऐसे हैं जो स्टिल अभी तक, और सर कुछ लोग देखें, आप इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल कर लें, आधी कच्ची और पक्की मालूमात जो है अभी ऑडियंस को भी और आपको भी और हमें भी। नहीं, मेरा ख्याल है रियाज साहब आप अभी प्रेस क्लब का भी जिक्र कर रहे थे, शायद वहाँ पर कोई इनका मुजाहरा हो रहा है। वो तो आए दिन मुख्तलिफ डिमांड्स के तहत हो रहा होता है। हाँ, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है शहजाद रियाज साहब, आप थोड़ा सा अपनी मालूमात अपडेट कर लें। उससे होता ये है कि जब कच्ची मालूमात आप देते हैं तो उससे हम भी कंफ्यूज होते हैं और ऑडियंस भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मसाइब हर एक के हैं, टीचर्स के भी हैं,
लेकिन ये कि जी 5 साल से वो मतलब ना समझ, इसको हम खुद भी थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ। तो इतना मुश्किल नहीं होगा इस पर। आप पहले खुद भी तहकीक कर लिया करें कि क्या असल में हक़ाइक़ क्या हैं। अब्दुल रज़ाक साहब है कराची, इनका पहला भी एक सवाल था लेकिन उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया था उसका कि अच्छा, फिर बैलेंस कैसे कायम होगा अदलिया और पार्लियामेंट। नेक्स्ट कॉलर पे अब्दुल रज़ाक साहब कराची की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरी तरफ से भी तीनों हजरात को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं भी बहुत देर से कॉल मिला करके बैठा हूँ, 15-20 मिनट पहले से। मैं आपको जो है ना आज मौका है पूछने का, और 2 बातें मैं करूँगा, प्लीज जरा सुनिएगा। जी बिल्कुल। आज बजट अनाउंस हुआ, मुफ्ता साहब ने बजट अनाउंस किया। जी पहले 4 साल 5 साल पहले जैसी वही चीज रिपीट की कि सरकारी महकमों के जो भी मुलाजमीन है उनकी पेंशन में इजाफा करके इजाफा किया है। EOBI के पेंशनरों का तो कोई नामो निशानी नहीं है कि उसमें हम इंक्लूड हैं कि नहीं है। 5 साल से रो रहे हैं बैठे हुए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अजमत सईद साहब ने चारों वज़राए आला को कहा था कि भाई ये जो है पेंशन के EOBI की पेंशन की तमाम पेश किया जाए ताकि इनमें खातिर खा इजाफा किया जाए। जी मेरा मेरी अर्ज यही है चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब से और अजमत सईद साहब से, बराए मेहरबानी कम से कम ये रमजान आ रहा है, इससे पहले हमें वाज़ेह तौर पर ऐलान करके बता दिया जाए कि ये जो पेंशन बढ़ी है इसमें हम शामिल हैं कि नहीं है। या आप लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैं इसके लिए बहुत आपका मशहूर हूँ। इन 2 बातों की क्लियरिफिकेशन करके किसी भी टाइम किसी भी प्रोग्राम में जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल उम्मीद है कि आप जाहिर है कि 1 से ज़ायद मरतबा आ चुके हैं यहाँ, और EOBI का मसला जो है वो मुस्तकिल चल रहा है। वादा किया था तकरीबन 8% का, असल में दी जा रही है 5%। इस बजट में भी 10% इजाफा किया गया है पेंशन में। अब ये बात भी इनका खदशा दुरुस्त है कि EOBI पे इसका इतलाक होगा या नहीं। और दूसरी बात कि मतलब अब्दुल रज़ाक भाई तो साहब भाई तो नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं, काफ़ी दफ़ा कॉल किया, काफ़ी दफ़ा ये इशू रेज किया है। अच्छा अब ये तो कॉल कर लेते हैं जी, इनके पीछे हजारों अब्दुल रज़ाक हैं जी, जिनकी रसाई नहीं होती हम तक या किसी तक लाखों हजारों तो बहुत छोटे। हर महीने उन्हें ये साबित करना पड़ता है कि वो जिंदा हैं, उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है और वो फ्रॉड नहीं कर रहे। देखो, और उन्हें पैसे दे दिए जाएं प्लीज, मेरे अपने पैसे अगर जो आपने कहा था कि मुझे वैसे ज्यादा आसानी के साथ भीख मिल जाती है। कसम, I swear to God। अब्दुल अजीज साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप दोनों को तो पहले बहुत बहुत सलाम और इतना शानदार प्रोग्राम पेश करने पर मुबारकबाद। आपकी मेहरबानी सर। आज मुबशिर भाई नहीं है, कमी महसूस होगी। हाँ वो इस्लामाबाद में है सर, चले जाते हैं कभी कभी। सर मेरा भी एक मसला है, तकरीबन 40 साल 50 साल होने को है। मैंने प्लाट बुक कराया था PIDC स्कीम में, तो 35 साल तो लग गए वहाँ पे जरूरियात जिंदगी पहुँचते पहुँचते, और अब जब मिले तो वो सिंध गवर्नमेंट कब्जा करे बैठी है 15 साल से। कहाँ सर, सॉरी दोबारा बोलेंगे किस चीज पर? ये स्कीम 33 में है, PIDC पाकिस्तान डेवलपमेंट इंडस्ट्री जी, PIDC के नाम से है जी 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 जी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जी। तो तकरीबन 40-45 साल पहले हमने सर एक प्लॉट किया था, एक छोटा सा 120 गज का। तो 35 साल लग गए सर वहाँ पे वो बिजली पानी गैस और वगैरह पहुँचते पहुँचते। जब वो पहुँचे हैं तो 15 साल से वो सिंध गवर्नमेंट कब्जा करे बैठी है सोसाइटी पे जी, पूरी जमीन पे। कि वो उन्होंने कोई वजह तो दी होगी। क्या वजह है? सर वो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे पहले बीच में, फिर उन्होंने वो यूनियन को खत्म कर दिया PIDC की, फिर वो प्लाट उन्होंने बेच दिए किसी बिल्डर्स को। तो वो बस कोर्ट में केस चल रहा है सर। और ये वो सिकवा का मसला है कि अलॉट होते हैं, फिर वो अलॉटमेंट शायद कैंसिल होती है, फिर वो आगे बेच देते हैं, फिर वो किसी तीसरे बंदे को बेच देते हैं, और वो मसला इतना उलझ जाता है वो अदालत में लटक जाते हैं। वो अदालत में लटक जाते हैं, उस वक्त तक वहाँ पर हाई राइज बन जाती है, फिर क्या करोगे? अब्दुल अजीज साहब, काश हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं ज़ाती तौर पर। इतना हम कह सकते हैं कि उम्मीद ये है कि शायद आपकी आवाज़ हमारे तवज्जो से आगे पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कह सकते हैं जी। हाँ, लेकिन हमें उम्मीद है नहीं वैसे। हाँ मतलब जी। अगले कॉलर है हमारे खालिद हुसैन साहब फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। खालिद साहब की लाइन ड्रॉप हो।
अच्छा, SA मुस्तफ़ा साहब कराची। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? दरअसल ये है कि जनाब आप लोगों के तमस्सुक से हम जले भुने गरीब आवाम आपके जरिया अपनी शिकायतें करता धरता को पहुंचाते हैं। अब मैं ज़रा इमरान खान साहब की बात करूंगा जी। तो इस मतलब PSL पे उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं किया, ना फटीचर का किया, ना रेलू कट्टा का किया। तो आपको इस पे भी एतराज है? तो मेरी बात तो सुन लो यार, मैं मेरी बात सुन जी। वैसे तंग कर रहे हैं मुसद साहब यार, छोड़ दें अपने। हाँ जी भाई फरमाइए। तो अभी मैं ये समझने लगा हूँ कि अभी उनकी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि जो फटीचर भी हैं, रेलू कट्टे भी हैं। हेलो जी जी जी, अच्छा, सुन तो रहे हैं सर। ये चक्कर है। ओके हाँ। वो आ गए हैं, जैसे एक एंकर नंबर 1 भी आ गए हैं। दूसरी बात करूंगा जो शायद आपको कोड़ो साहब मालूम हो कि इससे पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था अदालतों की बात की थी, याद होगा कि हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतें हैं, चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कहूँगा कि सर इसका नोटिस ले, यहाँ पे जस्टिस फॉर सेब है, इसको खत्म करें, इसको चेक करें। खासकर रेंट कंट्रोलर के ऑफिस में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आपकी मेहरबानी होगी, आपकी तमस्सुक से ये बात उन तक शायद पहुंच गई होगी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि चेन इज ओनली स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो हमारा जो निज़ाम अदल है उसका भी शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जो लोकल कोर्ट्स होते हैं आर द वीकेस्ट लिंक। सही, अगले कॉलर का नाम वो डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब हैं, रियाद सऊदी अरब से। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल सर वुसत भाई से है जी, क्योंकि वुसत भाई पंजाब में जो है ना एक डेजर्ट के एरिया से बिलोंग करते हैं जी। आपने कभी बताया नहीं कि चुलिस्तान वगैरह जो रोही है उसकी कंडीशन क्या है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या है? क्योंकि मैं थल से बिलोंग करता हूँ, नूरपुर थल कुशाब जी जी, और हमारी जो तहसील है सर उसमें लेडी डॉक्टर एक भी नहीं है और बहुत सी डेथ्स होती हैं सिर्फ इस वजह से। लेकिन क्योंकि पंजाब डेवलप्ड है अकॉर्डिंग टू यू पीपल, मीडिया के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो कभी किसी ने इस तरह का कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। मीडिया ये कहता है सर आप लोग मतलब ओवरऑल जनरल एक परसेप्शन जो क्रिएट की गई है, ठीक है, पंजाब में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ। तो मेरी तहसील नूरपुर थल आप देख सकते हैं सर, उसमें एक भी लेडी डॉक्टर जो है ना तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में नहीं है। जी 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 जी। तो काइंडली अगर इसको इशू को आप रेज कर सकें। हाँ बिल्कुल जनाब, ये बहुत जेन्युइन इशू है और ऐसी बहुत सारी पंजाब की तहसीलें हैं, खुसूसन जनूबी पंजाब में। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है राजनपुर में भी शायद यही क्राइसिस है, बहुत जगह है सर गाजी खान के, मतलब ये कभी कभी विहाड़ी का आप बता दें। विहाड़ी कभी मतलब इतना डिजास्टरस नहीं है लेकिन ठीक ठाक बुरा हाल है, लेकिन है ठीक ठाक नहीं, मतलब वो उस लेवल का नहीं है। अगर लोग ये समझें कि भाई पंजाब लाहौर है, अच्छा, आगे भी बहुत चीज़ें अनइवन भी हैं। मसलन वो जो सरकारी खाता होता है ना उसमें असामियाँ जो कि खाली हैं, अब MS जो है वो नहीं मिल रहा, तो जो आई स्पेशलिस्ट है उसे MS बना दिया। तो ये भी होता है। नहीं, बहुत कुछ होता है सर, बहुत कुछ होता है। और अभी तो ये हो रहा है कि ब्रेक का वक्त आ गया है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर कॉलों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं सजाद हैदर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जनाब, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ एक निजी बैंक से जो प्राइवेट हो चुका है अब। तो उस हमने पेंशन पे थे, जब उस प्राइवेट हुआ तो उन्होंने हमें भाई ऑप्शन दे दिया कि आप पेंशन छोड़ दें और फंड पे आ जाएं, और वरना पेंशन जो मिलेगी जो जिस वक्त 2000 की जो पेंशन हमारी बेसिक थी उस पे आपको एक्यूमुलेट करके पेंशन आपकी सेट होगी, जो तकरीबन 3 से 4 हज़ार बनती थी। OBI का हमारा डिडक्शन हुआ, वो पैसों का भी नहीं पता, वो भी उन्होंने कह दिया जी हम केस हार गए, वो भी। अच्छा, फिर हमने जो स्कीम बहबूद में रखवा दिया है, वहाँ मार्कअप यानी प्रॉफिट इतना कम कर दिया है कि अब हमारी तो मुश्किल हो गई, इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है इस महंगाई में। तो इसके लिए ना कोई जिक्र ही नहीं है कि बहबूद वालों का क्या होगा, ना पेंशन है। हमारी 40 साल हमने सर्विस करी और अब हम इस काबिल ही नहीं है कि कहीं हमें जॉब मिल सके। 7 साल हो गए रिटायर हुए। जी हाँ,
देखें, जाहिर है कि अभी पिछले सेगमेंट में भी अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं वो यही बात कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं, लाखों लोग हैं जाहिर है आप लोगों की तरह। ये जिस तरह साबिक फ़ौजियों की एक एसोसिएशन है और बाकी जो साबिक कुछ और इदारे हैं उनकी एक एसोसिएशन है और वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, तो भाईजान आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लाखों रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, कभी कोई एसोसिएशन बनाने के बारे में सोचें ताकि आपकी कम से कम सौदेबाजी की पोजीशन तो मजबूत हो ना। कोई आपको टके से पूछ नहीं रहा इसलिए कि आप अलग अलग शिकायतें कर रहे हैं। 100% सही बात तो अगर आपकी तादाद लाखों में है, आपका मसला जेन्युइन है, प्लीज़ इस बारे में भी सोचिए कि कोई एसोसिएशन या कोई तंजीम फॉर्म कीजिए, उसके बगैर यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखें अब जैसे आपने जिक्र किया, अब्दुल रज़ाक साहब ने कॉल की थी और ये कोई 10वीं दफ़ा शायद, अलग अलग चीखने से कुछ नहीं होता। हाँ, और इस तरह के यार कितने लोगों ने कॉल की। जी हाँ, हाँ, अगर EOBI की लाइन में जो लगते हैं हाँ, वहाँ ही बना लें, वहीं आप उनको इकट्ठा कर लें तो ये भी एक काम बने। तो आप तवज्जो दिलाएं, नोटिस के बगैर इस रियासत से कोई काम नहीं। बिल्कुल सही है सजाद साहब, ये फेंकने वाली बात नहीं है, इस पर आप तवज्जो करें तो जो दें। अगली कॉल है हमारी रुबीना नदीम साहिबा हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं ये प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात करनी थी। जी जी, क्योंकि इन्होंने जो कोर्ट ने नोटिफिकेशन दिया था, उसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिया था कि 2 महीने की फीस नहीं लेंगे ये, लेकिन जनाब अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा इन रिटन में कोई चीज नहीं आई है जो हम आपको, मतलब वो फीस मांग रहे हैं हमसे, कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट हमें अगर इन रिटन में लेटर देती है तो हम आपसे फीस नहीं लेंगे। सिंध गवर्नमेंट में हमने कंप्लेन की तो वो इसमें टाल मटोल से काम ले रहे हैं, उन्होंने इन रिटन में उसको कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जनाब चीफ जस्टिस साहब से कि काइंडली सिंध को भी एक नजर देखें, सिंध में कोटा सिस्टम खत्म करवाएं। कब तक आप ये कोटा सिस्टम चलाएंगे? आप यहाँ सिविल हॉस्पिटल के हालात आके देखें, आप यहाँ के हालात तो आके देखें। यहाँ औरतें इमरजेंसी वार्ड में इस तरह पड़ी होती हैं कि जानवरों से बदतर हालात होते हैं। आप आए एक दफा चीफ जस्टिस साहब विजिट करें। दूसरा कोटा सिस्टम के लिए काइंडली कुछ कीजिए आप लोग। बेहतर। मैं स्कूल वाले का ये है कि जाहिर है हमने एक प्रोग्राम किया था, फिर एक वीडियो उस प्रोग्राम में से टोटा जो है वो वायरल हो गया था, फिर उसके बाद उस टोटे की तस्वीर भी हमने पेश की थी। हुआ ये है कि जो गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस है वो यकमुश्त लेने से रोका गया है और ये कहा गया है कि आप माहाना बुनियाद पे फ़ीस ले सकते हैं, आप इकट्ठी फ़ीस नहीं ले सकते। तो मुझ समेत बाज़ लोगों मुझसे ये समझे कि गोया गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस ही नहीं स्कूल ले सकते, और बहुत लोगों को ये गलत फहमी। हाँ, मुझे भी हुई। फिर जाहिर है कि मैंने करेक्शन भी की तीसरे प्रोग्राम में कि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये सिर्फ ये पाबंदी है कि माहाना बुनियादों पे आप फ़ीस ले सकते हैं, एक साथ बोझ नहीं डाल सकते वालिदैन पे। बिल्कुल। अच्छा, अब जहाँ तक ये गर्मियों वाली छुट्टियों की फ़ीस की बात है, हाँ ठीक है, अब मतलब एक बड़ा ये एक हॉट इशू बन जाता है। लेकिन देखें जो आपकी टीचर्स हैं, अब वो क्या 2 महीने के लिए कोई और जॉब तो नहीं करेगी ना? हाँ, उनकी भी सैलरी देनी है आपने। हाँ, ये बात हो सकती है कि जैसे अगर कोई वैन फीस कलेक्ट हो रही हो या कोई नहीं, तो मसला ये फिर उनका भी आर्गुमेंट यही होता है कि हम तो 12 महीने बच्चों को उठाते हैं। वैन वाले तो फिर भी कोई और काम कर सकते हैं सर। तो 2 महीने उसका मसला नहीं है, टीचरों का थोड़ा मसला है ना यार। आई मीन वो 2 महीने के लिए वैन तो नहीं चलाने मतलब प्राइवेट सेक्टर की ये बड़ी मजबूत दलील है। अच्छा, जहाँ तक कोयटा सिस्टम का ताल्लुक है रुबीना साहिबा, तो यस यू आर वेरी राइट। 73 के आइन के तहत कोटा सिस्टम की एक ख़ास मुद्दत रखी गई थी, शायद 10 साल थी, फिर उसे मज़ीद बढ़ा दिया गया, फिर जनरल ज़िया के ज़माने में उसको दुगना कर दिया गया। तो ये एक सवाबदीदी इख्तियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आज 2018 में ये कोटा सिस्टम आया था 1973 में, जबकि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी और देही और शहरी इलाके एट पार नहीं थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2018 में सूरत हाल वो नहीं है। इस दौरान अमलन ये हुआ है कि जिस गरीब के बच्चे को कोटा सिस्टम से असल फ़ायदा मिलना था उसको नहीं मिला। उसको तो पता नहीं मिला नहीं मिला,
मेरे जैसे और मोटे मुर्गे जो हैं वो मज़े उड़ा गए और उड़ा रहे हैं। तो लिहाजा इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है और हालात बहुत बदल चुके हैं पिछले 40 साल में। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। वेलकम बैक। कोयटा से हैं ज़ुबैर अहमद साहब। जी ज़ुबैर भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीद खान साहब, ज़रार फोड़ो साहब, पहले तो मैं आप दोनों की तौसीफ करना चाहूँगा थोड़ा सा जी। वो ये कि आप लोग माशाल्लाह, एक आप हैं, आपके जो साथ हैं, और दूसरा तीसरा बल्कि एक और भी आप लोगों की बड़े अच्छी डिबेट चलती है। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, लेकिन आज चूंकि मैं एक जेन्युइन इशू पे बात करना चाह रहा हूँ गवादर से मुतल्लिक, चूंकि मेरा होमलैंड गवादर है, मैं सब कोयटा में हूँ। मेरे होमलैंड में सर इस वक्त बिल्कुल शॉर्टेज है, क्राइसिस बल्कि चल रहा है पानी के हवाले से। बिल्कुल आप लोगों के इल्म में होगा। बिल्कुल। और ये काफी संगीन मामलात हैं जो कि ना वहाँ के मुंतकिद NPA को नजर आते हैं और ना ही किसी और किसी खैर ख्वाह को या रहमदिल इंसान को, कि वहाँ के किस तरह से लोग ख्वार होके पानी के एक एक कतरे के पीछे लोग जो हैं ख्वार हो रहे हैं। और मैं आप लोग की तवसत से पूरे अपने मुल्क के, पाकिस्तान के लोगों से और वजीर आजम से और जो भी इस वक्त बाला हुक्काम है उन सबसे गुजारिश करूंगा कि गवादर को देखें। आप गवादर की तारीफें तो करते रहते हैं उस पे TV पे, आप गवादर के लोगों की हालत जिंदगी तो देखें। आप वहाँ के माईगीरों के जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी के हालात तो देखें। ज़ुबैर साहब जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं गवादर जाता रहा हूँ, अच्छा खासा जाता रहा हूँ। गवादर के लोगों से रब्ता भी है, मेरे दोस्त भी हैं। 100% यही हालात हैं जो आप बता रहे हैं। जहाँ तक पानी की शॉर्टेज का मामला है, मुझे मालूम है कि नौबत इतनी बुरी हो जाती है गर्मियों में कि पाकिस्तानी नेवी के जो टैंकर हैं, वाटर टैंकर, वो कराची से भी पानी लेके जाते हैं कभी कभार। इतनी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन एहसन इकबाल साहब जो हैं, वो जो CPEC के पाकिस्तान की साइड को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये साल आखिरी है ज़हमत का। वहाँ गवादरियों को अगले साल से पानी की किल्लत नहीं देखनी पड़ेगी। डीसैलिनाइजेशन हो रहा है क्या? पता नहीं, चाइनीज़ के साथ मिलके जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूर बना रहे हैं कि कम से कम गवादर के शहरी जो हैं उनकी पानी की जो रेज़मर्रा ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। इसलिए कि ये अजीब मज़ा का खेज़ बात होगी कि CPEC जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है। नहीं देखिए, सिर्फ तो ये उनके लिए भी बड़ी बदनामी की बात ये। अच्छा, बदनामी भी नहीं, प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि आप छोड़ दे शहरियों को, जो आप गवादर आपके जो अपने दिमाग में गवादर बनाया 21st सेंचुरी में, उसमें अगर आपको पानी नहीं मिला तो फिर सर तो फिर काम नहीं चलने वाला, जितनी भी फैक्ट्रियां लगा लें। अच्छा जी, अगले कॉलर हैं मोहम्मद इकबाल साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर एक कॉमन एक इशू है जो मोस्टली गरीब तबका कह लें या लोअर तबका कह लें, कि मैं 23 ईयर तकरीबन अब्रॉड रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर। उसमें कभी भी जब कराची आए थोड़ा सा अमाउंट हुआ तो हमने कोई थोड़ी बहुत ज़मीन ले ली, प्लाट ले लिया, कि इसलिए कि जब हम आए तो हमारे किसी काम आए। ठीक है। मैं तकरीबन 8 साल से अभी बैक टू द पाकिस्तान, अब मैं पाकिस्तान में हूँ, आई एम अबाउट 60। मेरा इशू सिर्फ इतना है, शायद कह लें कि दिल की भड़ास निकालने के लिए कह रहा हूँ, कि ये जो हम प्लाट ले लेते हैं ये इसका हमें कब्जा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस्लामाबाद में लिया एक प्लाट, अच्छा, नेशनल हाउस डेवलपमेंट एंड रोड कॉर्पोरेशन की मार्फत 1995 में। अच्छा, उसकी मैंने पेमेंट भी दे दी, ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस भी दे दिए। अब मुझे उसका कब्जा नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने दूसरा एक नेशनल के नाम से प्रोजेक्ट लिया, वहां ले लो, यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, पेमेंट मैं पूरी कर चुका हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस मैं पूरे दे, और वो पैसे भी नहीं दे रहे। पैसे भी नहीं, मतलब वो जो 95 में मैंने पेमेंट दी थी
वो कह रहे हैं वो ले लो, बड़ी खुशी से वो तो दे देंगे। शाबाश, क्या बात है, ये आम रैकेट है, क्या भाई, ये तो यार ये नया नहीं है इनके साथ, नहीं नया नहीं है, लेकिन इनके साथ इनके लिए तो हाँ मतलब बुराई है ना यार। अब तो ये भी टेक्निक है कि अगर फर्ज करें कि प्लॉट, जब मैंने शुरू की स्कीम तो उस वक्त प्लॉट था 10 लाख का, अब उसकी मार्केट प्राइस अचानक से 40 हो गई है, तो मैं वो शिकार ढूंढूंगा जिन की आखिरी किस्त रहती है, कि जैसे आज तक कितनी 27, अगर आपने 29 तक आखिरी किस्त नहीं दी तो बस प्लॉट कैंसिल, और उसके बाद फिर वही प्लॉट दोबारा बेचा जाता है। क्या गेम है यार, क्या गेम है, क्या गेम है। हम और क्या कह सकते हैं जी, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं डॉक्टर एहसान साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, आपको दोनों को बहुत बहुत सलाम हो। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह करम सर, आप सुनाए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से थके हुए हैं, जुमा है, हफ्ते का आखिरी दिन है, नींद आई हुई है। आप बताएं। आप थके हुए, हम होल्ड कर करके थके हुए। बस सर, सॉरी सर जी। तो सर पहली बात तो ये है कि 6 बजट में से सबसे बेहतरीन बजट पेश किया है, तो इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए हर किसी को जी। मैं कमेंट्स देख रहा था, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम ने जो है वो अप्रिशिएट किया है। ओके। लेकिन सियासत, मईशत पे और तरक्की पे सियासत नहीं होनी चाहिए कम अज कम। बिल्कुल। मुल्क के जैसे हालात होंगे वैसा ही बजट आएगा, मेरा ख्याल है। अब आप देखें, कराची में पहली मेट्रो बस का ट्रैक उन्होंने मुकम्मल कर दिया है, जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बसेस देना, वो बसेस देंगे नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा और टूट फूट का शिकार हो जाएगा। ठीक, बात तो सही। कम अज कम इन 2 चीजों पे जो है वो तरक्की पे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे और मईशत पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए, होती है लेकिन क्या करें, होती है। अब आपके जो मीडिया चैनल्स वाले हैं मुख्तलिफ, वो पता नहीं कहाँ से माहिरीन निकाल के लेके आए हैं, जो कह रहे हैं ये बजट ऐसा है वैसा है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी है पाकिस्तान के, सबके प्रेसिडेंट कह रहे हैं हर मिजाज के लिए कोई ना कोई माहिर बैठा ही होता है हमारे पास। आप टेंशन ना लें, बड़े बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इंतजामी अखराजात में 20% कटौती हुई है। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले में नहीं बढ़ गए हैं, सॉरी मैं ख्याल वो सर थोड़ा तरक्याती मद में 20% रकम कम कर दी और दिफाई बजट में 20% ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, टाइम वो कम है, 2 कॉलर्स हैं हमारे पास, उनकी तरफ जाते हैं। यास्मीन आफ्ताब साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत जी, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैंने कहना था कि एक ही इनका मैंने पूछना था, ख्वाजा आसिफ का निकाले गए हैं ये कि इनको तनख्वाह मिलती रही है, किसी जगह ये जॉब करते थे, तो पाकिस्तान के अलावा भी ऐसा कोई मुल्क है कि आदमी घर बैठा रहे और उसको तनख्वाह मिल रही है? वो कौन सा मुल्क है, एक तो वो मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि एक साहब आए थे जो कह रहे थे उनके जमीन के पैसों वगैरह का, मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ था, तो मैंने तो नैब वालों को खत लिख दिया था। उनके फिर कर्नल साहब का फोन आया था इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे फोन करके कहा यहाँ कोई जमीनें वमीनें इस तरह की नहीं है, ये सिंध फेस्टिवल लगता था वहाँ पर से फॉर्म लेकर मैंने वो भरा था, और मैं बहुत खुश हुई थी कि इस्लामाबाद में मेरी जमीन निकल आई है। पैसे भरती रही। उन्होंने एक दफा मुझे कहा कि 50,000 रुपए आप दें, लाइनें, स्ट्रीट लाइन और वो लाइट और वो लगनी है, सड़कें बननी है, तो उस पर मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगी, आपने मुझसे आप नाजायज मांग रहे हैं। फिर मैंने नैब वालों को खत लिखा तो कर्नल साहब का इस्लामाबाद से फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी कोई जमीन यहाँ नहीं है, मैं आपको ये सारे पैसे वापस भिजवा रहा हूँ, जो फॉर्म आपने बैंक में भरा था 500 का, उस तक के भी पैसे मैं आपको भिजवा रहा हूँ, और जब मिल जाए तो आप मुझे फोन कीजिएगा। वो मुझे 4 दिन बाद पैसे मिल गए, मैंने उनको शुक्रिया का फोन भी किया। तो इन साहब को यही मशवरा दूंगी, नैब वालों से कांटेक्ट करें, अगर ये फ्रॉड है तो वो इनको पैसे दिलवा देंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल थे, अगर मुझे सही याद हो, मोहम्मद इकबाल साहब कराची से ही कॉल की थी उन्होंने जी, और इस्लामाबाद की जमीन का मसला अच्छा रास्ता बताया। नहीं, बहुत शुक्रिया यास्मीन आफ्ताब साहिबा, थैंक यू। प्रॉब्लम सोल्यूशन साथ साथ, क्या बात है। मेहदी इमाम साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कहना था कि ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, मगर ये जो है अगर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए जी, डॉक्यूमेंटेशन के माने ये कि नेक्स्ट डे आपके या कोई एक दिन हो जो प्रोग्राम आपका होता है, आपके पब्लिक ओपिनियन
इस तरह से करके ये प्रोग्राम जो है उसकी समरी इश्यूज की वो शाया हो जाए आपके डॉन अखबार में, तो ये कम से कम ओम्बड्समैन या किसी अदारे के लोगों को नजर में पड़े और इसके इशू को सॉल्व किया जाए। तजवीज़ बेहतर है, हम रेलिवेंट लोगों तक पहुंचा देंगे। जाहिर है कि अगर वो करना हुआ तो वो कर लेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल का। नासिर अली साहब है कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। मसला ये है, मैंने गोल्डन शेक हैंड लिया था PIA से 1998 में। ओके। उसके बाद से आज 2018 है, मेरी पेंशन है 3494 रुपए माशाल्लाह, जबकि मेरी उम्र है 75 ईयर्स जी। तनख्वाहें बढ़ती है, मेरी पेंशन नहीं बढ़ती है, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मुझे बजट आया है, इसमें पेंशन बढ़ाई गई, लेकिन PIA पे कोई नजर नहीं आती। न PIA मैनेजमेंट बढ़ाती है, न गवर्नमेंट बढ़ाती है। हम कहाँ जाएं? आपके तवस्सुस से मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इस मसले पर हमदर्दाना और फरमाएं। ये मेरे ही नहीं, बहुत से लोगों का मसला है जो PIA से रिटायर हुए हैं, उनकी तनख्वाह ना हो, उनकी पेंशन ना होने के बराबर है। ठीक है, अब जाहिर है कि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि आज के सिर्फ एक आधे घंटे में 3 बुजुर्गों ने अपनी पेंशन का मसला उठाया। इससे आप संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अजाब होगा। अगर इस मामले में कुछ हो सके तो अल्लाह ताला इसको आपको इसका अजर देगा। बेशक। कौन कॉलर है? सफदर गर्देजी साहब है, कहाँ से? इस्लामाबाद जी। मैं सफदर गर्देजी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी सर। अब्दुल्ला साहब और खुदा साहब, आपका प्रणाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बड़े शौक से हम देखते हैं और इसमें हमारे लिए बड़ी एक इंसाइट होती है इश्यूज पे। बड़ा अच्छा आपका जो देती है। तदबी में बात करना चाहूँगा, ये जो कोरियन जो प्रेसिडेंट आपस में मिले हैं जी, तो यकीनन जो है ना बहुत बड़ा इवेंट है कि मतलब 53 के बाद जो हाँ तो ये सवाल आप अब ये उठाया जा रहा है कि अगर ये कोरियन मिल सकते हैं आपस में, तो इंडिया और पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे आके एक दूसरे से हाथ मिला के अपने मसले क्यों नहीं हल कर सकते। ये डिबेट शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और हम सॉरी सफदर साहब, इस पर हम बात करना चाह रहे थे लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चलता है और अब हम वी विल सी यू नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।